तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली जो हमारा चल रहा था इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक्स चल रहे थे, तो आज जो हमारा चैप्टर 6 है, ठीक है, और 6 चैप्टर का जो पार्ट है वो 8 है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के 7 पार्ट्स को नहीं देखे तो आप फाइनली उसको पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट को। क्यों? क्योंकि ताकि आपको जो टॉपिक्स हो बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो बेसिकली इसमें हम जो बात करेंगे ना, वो हम देखेंगे कि जो वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है, और फिर एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार रिपीटेड है, ठीक है, जो बेसिकली 6 मार्क्स से आने के चांसेस है, ठीक है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे थे कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं है तो इसको हम सरल शब्दों में भी कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारी इसकी डेफिनेशन, कोई इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं, ठीक है। तो वैश्वीकरण जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे देश से दूसरे देश में क्या चीजों का सामान जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। या मान लेते हैं कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि हमारे देश से मान लेते हैं कोई भी चीज, गुड्स या सर्विस कुछ भी दूसरे देश की ओर जा रही है, फिर दूसरे देश से हमारे देश में आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ कंबाइन कर देना, वो क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें जो देखना है, वो कह रहा है कि एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन करिए, ठीक है। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर जो एलपीजी अपनाई गई थी, जो बेसिकली भारतीय इकोनॉमी के 3 पिलर थे, उसके हम मूल्यांकन करने, ठीक है। मूल्यांकन करने के लिए हमें दो चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। एक उस नीति का जो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, और उस नीतियों के द्वारा क्या हमें नुकसान हुआ। सिंपल से हम कह सकते हैं एलपीजी नीतियों के गुण और एलपीजी नीतियों के अवगुण, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो हमने एलपीजी नीति अपनाई थी, हमने सारी डिटेल में पढ़ी है कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे, क्या क्या चीजें हुई थी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो एलपीजी नीति अपनाई थी उससे क्या हमें बेनिफिट हुआ, मतलब उसके क्या गुण है, और फिर हमें देखना है कि जो एलपीजी नीति अपनाई थी उससे हमें क्या नुकसान हुआ, मतलब उसका क्या हमें अवगुण है, ठीक है। तो पहला जो हमें गुण देखने को मिलता है, पहला गुण है, कह रहे हैं एलपीजी नीति गुण में कंपेयमान, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, बाइफरेट इकोनॉमी। कंपेयमान अर्थव्यवस्था का मतलब है, जैसे कि हमने देखा था कि एलपीजी मतलब जो उदारीकरण के द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, बहुत 4 सेक्टर में हमने पढ़े थे, देन निजीकरण, और फिर हमने ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों पॉलिसी से क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी जो मतलब गतिहीन थी, मतलब एक जो रुकी हुई थी, ठप पड़ी थी, उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का लगा। धक्का लगने का सेंस का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी कांपी, ठीक है। कांपने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिलना, वाइब्रेट होना, ठीक है, वाइब्रेट होना। तो कह सकते हैं कि जो एलपीजी नीति से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी की थोड़ी सी जो एक कह सकते हैं जो गतिहीन चक्र था, वो जो रुका हुआ था, अब वो क्या हुआ, वो टूट गया, और कौन सा चक्र चालू हो गया, वो विकास का चक्र चालू हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं क्या था कि हमारा कंपेयमान अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है, राजकोषीय घाटे पर रोक लगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एलपीजी नीति है हमने उसको क्यों अडॉप्ट की थी। तो सिंपल से हमारा जो राजकोषीय घाटा लगातार क्या होता है कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने की इस अब हुआ क्या कि जब हमने इतने सारे रिफॉर्म्स किए, मतलब उदारीकरण के द्वारा, ठीक है, फिर हमने एलपीजी के द्वारा और वैश्वीकरण, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि जो हमारा राजकोषीय जो घाटा होता, मतलब कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो हमारे रिटर्न्स होते हैं, वो कहने की उस पे क्या हो गई, उस पे रोक लग गई। तो इससे हमें बेनिफिट ये हुआ। और थर्ड बेनिफिट के मुद्रास्फीति पर रोक। मुद्रास्फीति पर मतलब मुद्रास्फीति का मतलब सिंपल से कहता है कि महंगाई, ठीक है। जब हमने देखा था कि 1991 से पहले जब हमने एलपीजी को नहीं अपनाया था, तो वहां पर हमने ये देखा कि जो एलपीजी नीति थी, ठीक है, मतलब उससे पहले कि जो मुद्रास्फीति थी लगभग 5% की रेट से क्या होती बढ़ रही थी। लेकिन हुआ क्या कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है, बहुत सारे मतलब चीजों को इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है, बहुत सारी नई चीजों को डेवलप किया था, जिससे हमें क्या देखने को मिला कि जो मुद्रास्फीति थी जो बढ़ रही थी वो लगातार क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विदेशी कोष और मुद्रा कोष में वृद्धि। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, हमने देखा था कि हमारा जो 1991 से पहले जो हमारा पैसा था, फॉरेन जो रिजर्व था, वो लगातार क्या होता है, घटता जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने उदारीकरण के द्वारा क्या हुआ कि बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार के राजकोषीय से, तो कहने की हमारा
जो फॉरेन रिजर्व था, ठीक है, फॉरेन रिजर्व क्या था, वो लगातार बढ़ रहा था। क्या कह सकते हैं, इंक्रीजेस इन एफ, ठीक है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन कह सकते हैं, फॉरेन इकोनॉमिक रिजर्व, ठीक है। तो इससे हमारे क्या होता लगातार बढ़ रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह, ठीक है, फ्लो ऑफ एफडीआई, ठीक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब जैसे कि हमने देखा था कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि नई कंपनियों को बुलाना, ठीक है। तो उससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमारी इकोनॉमी में जो एफडीआई था वो लगातार क्या होता बढ़ा था। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, दूसरे देश के द्वारा जब पैसा लगाया जाता है, दूसरे देश की कंपनियों द्वारा लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एफडीआई। और लास्ट पॉइंट है प्रतियोगिता की ओर, ठीक है, खिसका। प्रतियोगिता मतलब इससे अगर 1991 से पहले हम देखें तो जो हमारे देश में बेसिकली जो था पूरा जो इकोनॉमी थी कैप्चर तो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जब की गई थी तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, ठीक है। तो जिससे क्या होता कि उनके पूरी जो अथॉरिटी थी गवर्नमेंट की थी, ठीक है। परंतु जब हमने क्या किया कि 1991 की जो पॉलिसी को अडॉप्ट किया उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स को लाए थे, ठीक है। और रिफॉर्म्स लाने के पश्चात हमें देखने को मिला कि जब प्राइवेट सेक्टर ने एंट्री की तो कहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपटीशन का लेवल क्या हो गया, लगातार बढ़ रहा था। और जब कंपटीशन किसी दो सेक्टर के बीच में बढ़ता है तो कहीं कि दोनों सेक्टर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये कुछ हमारे क्या थे, ये हमारे कुछ थे बेनिफिट्स कह सकते हैं कि मेरिट, ठीक है, एलपीजी नीतियों के गुण। अब हमें देखना है एलपीजी नीतियों के अवगुण। अवगुण का मतलब क्या था कि जो हमने एलपीजी नीति अपनाई थी उससे हमें क्या क्या नुकसान हुए, ठीक है, या फिर किन किन क्षेत्रों को कहने की धक्का लगा, ठीक है। तो पहला जो गुण दिख रहा है आपको, कृषि क्षेत्र की अवहेलना, नेग्लेक्ट टू एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया थी एलपीजी नीति, तो आप भी बताना उस चीज को, एलपीजी नीति को लेकर मतलब एलपीजी किसी भी टॉपिक में एग्रीकल्चर सेक्टर को बात की गई नहीं। तो सिंपल से कह सकते हैं कि हम कि जो एलपीजी नीति थी उसका सबसे बड़ी जो कमी थी कि एलपीजी नीतियों के माध्यम से क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको क्या कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, ठीक है। और जो सेकंड लास्ट हमारा क्या है, आर्थिक उपनिवेशवाद। आर्थिक उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था कि अभी रिसेंटली क्या होता है 1947 से पहले हम ब्रिटिश सरकार के चंगुल से क्या होता है निकले थे, ठीक है। अब कहीं न कहीं हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब अगर हमारी इकोनॉमी में पूरे प्राइवेट सेक्टर का कहीं न कहीं दबदबा आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि हम दोबारा औपनिवेशिकवाद का शिकार हो सकते हैं। और वो किसके द्वारा, वो हमारे लोग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या था, दूसरी कमी थी। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक ह्रास, ठीक है। सांस्कृतिक ह्रास का मतलब क्या है, कल्चरल इरोजन, ठीक है, इरोजन। कल्चरल इरोजन का मतलब सिंपल क्या होता है कि देखो जब अब इकोनॉमी थी जब 1991 से पहले तो कहीं न कहीं हम अपनी चीजों को फॉलो करते थे, लेकिन अब हुआ क्या कि हमने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन कर दिया था। मतलब प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, कोई भी यहाँ पर पैसा लगा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब दूसरे देश के लोग यहाँ पर आएंगे, दूसरी कंपनियां आएगी तो उन कंपनियों का कल्चर क्या होगा, हमारे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब कल्चर आएगा तो कहीं न कहीं होता है कि अब हमें पता है कि आज के समय में जो हमारा कहीं न कहीं हमने जिस कल्चर को धारण किया है वो कहीं न कहीं हमारा वेस्टर्न कल्चर मतलब पश्चिमीकरण का कारण है, ठीक है, पश्चिमीकरण का अपना है। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं जो हमारी चीजें थी, हमारा जो कल्चर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एलपीजी नीतियों का नकारात्मक प्रभाव यही था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, एक तरफा समृद्धि प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है, लॉपसाइड, ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है। लॉपसाइड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब हमने देखा कि एलपीजी जो होता है, ठीक है, एलपीजी नीति अपनाई गई, ठीक है, उससे हुआ क्या कि हमें ऐसा दिखाई दिया कि हमारे जितने भी क्षेत्र थे मतलब एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, और इंडस्ट्री सेक्टर होगा, ट्रेड सेक्टर होगा, मतलब पूरे सेक्टर को पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। वो कहीं नहीं कुछ गिनो चिनो या फिर जो मेन सेक्टर थे उन्हीं की ग्रोथ हो रही थी। तो इससे क्या हुआ कि कहीं नहीं एक तरफा समृद्धि प्रक्रिया देखेगी जो कहीं नहीं कहते हैं एलपीजी नीतियों की हानि। तो बेसिकली आज की जो वीडियो थी, ठीक है, इसमें हमने देखा कि क्या क्या उसका एलपीजी मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फिर एलपीजी नीतियों के मूल्यांकन हमने करा। मूल्यांकन 2 पॉइंट से किया था, एलपीजी नीतियों के गुण और एलपीजी नीतियों के अवगुण, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अगर आपसे कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, ठीक है।